रूपोस भाग 31। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो सूट बूट पहने निशांशु चलते हुए आ रहा था। रूसा की नजरें बस उस पर ही ठहर गई। निशांशु की नजर अने के चेहरे पर गई तो उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि उसने यहाँ के हालात और कल के बारे में जो उसे झूठा फंसाया जा रहा है कुछ भी नहीं बताया था। निशांशु बड़े रौब से चलते हुए सामने आया। यहाँ पर ऐसा कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो उसे पहचानता ना हो। लड़कियां तो बस निशांशु की पर्सनैलिटी में ही फ्लैट हो गई। प्रोफेसर भी उसे पहचानते थे, इसलिए उसे देखते रहे। सॉरी टू से, बट जब तक पूरी सच्चाई मालूम न हो आप सबको ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहिए। निशांशु ने सिर्फ प्रोफेसर पर ध्यान देते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, आप कहना क्या चाहते हैं? हमने अनायास आहूजा पर एक्शन इसलिए लिया क्योंकि हमने अपने आंखों से इसे उस जगह पर देखा था। प्रोफेसर ने अपनी सफाई में कहा, मैं समझता हूँ, पर कभी कभार अक्सर जो हमें दिखाई दे वो सच नहीं होता। क्या पता कोई जानबूझकर आपको वही दिखा रहा हो जो वो दिखाना चाहता है। निशांशु ने कहा तो सब उसे देखने लगे। ज्यादा मत सोचिए, आपने मेरे और मेरे भाई के ग्रुप को इस बुनियाद पर कॉलेज से रेस्टिकेट किया है ना, क्योंकि आप लोगों ने अनायास आहूजा को जूस वाली जगह में बियर की बोतल के साथ देखा था। मगर क्या किसी ने भी उसे उस जूस में बियर मिलाते देखा? निशांशु ने प्रोफेसर और स्टूडेंट से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। आप सबके एक्सप्रेशन से समझ गया कि किसी ने इन्हें ऐसा नहीं करते देखा। विनोद और उसके ग्रुप को अब डर भी लग रहा था, कहीं उसका प्लान फेल न हो जाए और उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। चलिए, फैसला प्रिंसिपल ऑफिस में होगा, निशांशु ने कहा। सब कुछ समय बाद प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर बाहर खड़े थे। अंदर सिर्फ A5 और निशांशु थे। निशांशु ने प्रिंसिपल को थोड़ी देर वेट करने को कहा। कुछ देर बाद उस रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। सबकी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजे पर देखती अनायास और अर्श का दिल धक से रह गया। दरवाजे पर मानू और अंजी खड़े थे और जख्मी हालात में थी और उनके जख्मों पर पट्टी लगा हुआ था। मानू और अंजी को जख्मी और पट्टियों से बंधा हुआ देखकर अनय और अर्श का दिल बेचैन सा हो गया। उन दोनों का मन कर गया कि वो दोनों उन्हें अपने सीने से लगा लें। मे आई कम इन सर? मानू और अंजी ने कहा। प्रिंसिपल उन्हें अंदर आने को कहा। दोनों प्रिंसिपल के सामने खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ गए, मानू और अंजी ने विनोद की सारी सच्चाई बताई और अपने मोबाइल में उन लड़कों का जूस में बियर मिलाना और उनके बीच हुई बातें सब कुछ रिकॉर्ड था, जिसे मानू और अंजी ने प्रिंसिपल को दिखाया। सब पूरी सच्चाई जानकर चौंक गए कि विनोद इतना गिर गया। उसने बदला लेने के लिए यदि इन दोनों लड़कियों के साथ कुछ हो जाता तो। अनय और अर्श किसी तरह खुद को जब्त कर अंदर खड़े थे। अंदर में जब प्रिंसिपल ने विनोद के ग्रुप को अंदर बुलाया तो अनय और अर्श का खून खौल गया था, पर किसी तरह सही डिसीजन का वेट किया। विनोद की गैंग को 1 साल के लिए डिटेंट करने का नोटिस दिया गया और लिखित रूप में A5 को बदनाम करने की कोशिश। वह इन लड़कियों को किडनैप करने के लिए माफी मांगने को बोल दिया। निशांशु ने उन्हें पुलिस कंप्लेंट करने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इनकी जिंदगी बर्बाद हो। दरअसल निशांशु जब कॉलेज पहुंचा तो उसे अंजी और मानू बुरी कंडीशन में सड़क पर मिले। मानू निशांशु को देखकर उसके पास आई। उसने निशांशु को कल के बारे में पूरी बात बताई। निशांशु ने सबसे पहले उन्हें कॉलेज के ही हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करवाकर सीधे प्रिंसिपल रूम में आने को कहा। मानू जल्द से जल्द सारी सच्चाई बताना चाहती थी, मगर अंजी की हालत देखकर उसने हाँ में सर हिलाया और ड्रेसिंग करवाने चली गई। फास्ट होने की वजह से उसकी भी हालत कुछ कम खराब नहीं थी, पर इस वक्त उसे अनय को बचाने के सिवाय कुछ भी ख्याल नहीं था। उसे जैसे ही होश आया था, उसने सबसे पहले अंजी को जगाया, फिर दोनों किसी तरह उस रूम की खिड़की से बाहर आ गई। प्रिंसिपल रूम के बाहर आते ही अर्श और अनय ने विनोद को पीटना शुरू कर दिया। उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल थी। अर्श का भी कुछ वैसा ही हाल था। किसी तरह A5 ने उन दोनों को उनसे अलग किया। मानू और अंजी वहां से जाने लगी, लेकिन रूसा और रूही ने उसे रोक लिया और उन्हें थैंक्स कहा। उन दोनों के मन में अब उनके लिए कोई वैर नहीं था। शायद मानू और अंजी की अच्छाई उन्हें भी पता चल गई और इसके लिए उन दोनों का हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन काशी चिढ़ गई। अनय और अर्श मानू और अंजी की ओर बढ़ने ही वाले थे
कि अनेक मोबाइल पर किसी का कॉल आया। अने फोन पर हाँ बडी, उधर से कुछ कहा गया। अने नहीं सॉरी यार, वो टेंशन में था तो तुझे बताना भूल गया। दूसरी साइड वासुन था जो अने की क्लास लगा रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई। उसे जस्ट अभी अपने दोस्तों की बात से पता चला था, क्योंकि वह सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, इसलिए उसे पता नहीं था। पर कल से वो बेचैन था। अभी जब सच्चाई सामने आई तो सोशल मीडिया में फिर से हलचल मच गई और वासुल के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। इसलिए उसने तुरंत अने को कॉल किया। अने ने किसी तरह उसे समझाया और सबके बीच आ गया, लेकिन तब तक मानू और अंजी वहां से हॉस्टल के लिए जा चुकी थी। अने अपनी बेचैनी को छुपाए मुंह ताकता रह गया। छोटे तुझे भी चोट आई है, चल ड्रेसिंग करवाना, निशांशु ने कहा। तो वो सब घर चले गए। इधर अंबु जैसी के घर के आगे पहुंच चुका था। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। गार्ड काका वहीं पर बैठकर झपकी ले रहे थे। अंबु ने उन्हें आवाज देते हुए कहा। अंबु ने उन्हें आवाज दिया। ओ काका, क्या ये जैसी का घर है? फिलहाल वह गेट के उस तरफ बाहर था। काका अचानक किसी की आवाज सुनकर हड़बड़ा गए और उनका सर उनकी लाठी से एक साइड झुक गया, जिससे वे बैलेंस बनाकर बड़े आराम से सो रहे थे। उनकी खराटे की आवाज भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। कौन है, कौन है? उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर मारते हुए इधर उधर देखकर कहा। अंबु अपने जगह से थोड़ा दूर हट गया। क्या हुआ? कौन हो तुम? और इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने सामने अंबु को खड़े देखकर कहा। अंबु काका से, अंकल क्या ये जैसी का घर है? काका, कौन जैसी? बिटिया की बात कर रहे हो क्या? उन्होंने अंबु की उल्टा प्रश्न करते हुए खड़े होकर गेट के पास आते हुए पूछा। हाँ हाँ वही। अंबु ने अपने सर को हिलाते हुए कहा। हाँ बेटा, ये उन्हीं का घर है, काका ने कहा और गेट का दरवाजा खोल दिया। वो समझ गए थे कि शायद ये जैसी के दोस्त है और शायद आज सगाई के लिए आए हैं। जैसी जो कि सुबह सुबह खड़ी होकर उगते सूरज को देखकर उन्हें आंख बंद करके प्रणाम कर रही थी। उसकी नजरें आंख खुलते ही अंबु को देखी। उसने इसे अपना वहम माना और आंखें फिर से बंद करते हुए कहा। ओ गॉड, लगता है रातों के साथ साथ ये लड़का अब मेरे दिन के सपने में वो भी खुली आंखों में आने लगा, कहकर उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी। फिर उसे अंबु दिखा तो उसने एक बार फिर से अपनी ब्राउन आंखों को अपने हाथों से मला और एक दो बार पलकें झपकाकर देखी तो उसे अंबु काका से बात करते हुए दिखा। नहीं नहीं, यह मेरा वहम नहीं है, ये सच में अंबु ही है, कहते हुए वह जोर से खुश होकर चिल्ला उठी और बिना कुछ सोचे मुड़कर जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। लेकिन ये यहाँ अकेले क्या कर रहा? अपने गालों पर उंगली रखकर कहा। शायद आज भैया की सगाई के लिए आया हो, पर अकेले? उसने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहा। नहीं, बाकी सब भी आए होंगे, शायद पीछे हो, कहकर उसने अपने रूम में आई और बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। वह जल्दी से वापस आई और वॉशरूम में जाकर वॉश बेसिन से नल ऑन किया और फिर फेस वॉश करके फौरन बाहर आई। 2 मिनट तक अपने आप को आईने के सामने सही किया और दौड़ते हुए बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर आने वाली खुशी इस बात का सबूत था कि वह अंबु को देखकर कितनी खुश है। इसे इतने दिन बाद जो उसका चेहरा दिखा था। गुड़िया, उसके भैया जो इस वक्त अपने रूम से बाहर आ रहे थे, उसने उसे दौड़ते देखा तो आवाज देना चाहा, लेकिन तब तक वह बाहर निकल गई थी। जैसी जल्दी से दौड़ते हुए अंबु के सामने आकर खड़ी हो गई। अंबु ने जब जैसी को देखा तो उसके चेहरे पर भी उसे देखकर खुशी झलक उठी। आखिर उसने भी इतने दिनों के बाद जो उसे देखा था। काका, ये मेरा दोस्त है, जैसी ने कहा और अंबु के पास आ गई। हाय, धीरे से अंबु ने कहा। अंबु यहाँ आ तो गया था पर उसके मुंह से हाय के सिवा कुछ नहीं निकला। हाय, जैसी ने भी थोड़ी सी स्माइल के साथ बोली। क्या बोले दोनों को समझ नहीं आया। जैसी जितनी उत्सुकता से उसके सामने आई थी, सामने उसे देखकर उसके होठ जैसे सिल ही गए हो। गुड़िया, यदि ये तुम्हारा दोस्त है तो इन्हें इस तरह गेट के सामने क्यों खड़े कर रखा है? अंदर आने के लिए कहो। नील, जो कि जैसी को ऐसे भागते देखकर बाहर आया था, उसने जैसी के पीछे से आते हुए कहा। जैसी अपने भाई की बात सुनकर पीछे मुड़ी और अपनी पलकें झपकाकर हाँ में अपना सर हिलाया, मानो उसकी बातों पर सहमति दिखा रही हो। वह अंबु की तरफ मुड़ी और एक स्माइल करते हुए पूछा, तुम अकेले? और कोई नहीं आया क्या?
वो थोड़ा पीछे नजरें दौड़ाते हुए बोली कि कोई और आया हो? क्या तुम चाहती हो मैं पूरी बारात लेकर आऊं? अंबू ने अपने मन में जैसी से कहा। उसके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया था उसे भी नहीं पता। अंबू ने ना में सर हिलाया। नील अंबू के पास आते हुए, यार तुम अंदर आओ, गुड़िया का बस चले तो तुम्हें यहीं बाहर ही खड़े करके रखे, उसने अंबू से हंसते हुए कहा और आगे आने को कहने लगे। वैसे तो मैं इसका भैया हूँ, पर कभी-कभी इसकी हरकतें देखकर मुझे इसका छोटा भाई बनना पड़ता है। अंबू उसकी बात सुनकर सबसे पहले नील से हाथ मिलाया और जैसी को देखने लगा। वही जैसी कभी एक नजर सामने अपने भैया को देखती तो कभी अंबू को। अंबू अंदर चलो, बहुत दूर से आए हो, वो अंबू को देखकर बोली। अंबू भी ये सुनकर बिना कुछ कहे उसके साथ आगे चलने लगा। नील अपनी बहन की आंखों की खुशी देखकर समझ गया था कि उसकी बहन के दिल में इस लड़के के लिए जरूर कुछ न कुछ है, और अंबू जिस तरह से जैसी को देख रहा था उसके हिसाब से उसको ये भी अंदाजा हो गया था कि शायद अंबू भी उसकी बहन को सिर्फ दोस्त नहीं मानता, वो तो शुरू से ही अपनी बहन के लिए अच्छे जीवन साथी ढूंढना चाहता था, और अब इसका मकसद अंबू को देखकर पूरा होते नजर आया। मगर उन्हें अंबू के बारे में सब कुछ जानना था, उससे बातें कर उसका नेचर को भी जानना था, ताकि वह कुछ निर्णय पर पहुंचे। जैसी अंबू को अंदर तो ले जा रही थी, दोनों के बीच खामोशी बनी हुई थी। दिल बात तो करना चाहता था, पर पहले कौन बोले समझ नहीं आ रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही अंबू ने सवाल पूछ लिया, क्या तुम इस सगाई से खुश हो? ये अंबू भी ना कुछ और नहीं पूछ सकता था क्या? अब जैसी का आंसर सुन पता है उसका दिमाग फिर कुछ अपना ही गणित लगाएगा, क्योंकि कोई बहन भला अपने भाई की सगाई में खुश क्यों नहीं होगी। इधर सभी A5 के मेंबर जो तैयार होकर एयरपोर्ट पर खड़े थे, हॉस्टलर भी किसी तरह छुट्टी लेकर वहां के लिए निकल चुके थे। वार्डन ने अंजी और मानू के साथ हुए हादसे के बाद उन्हें छुट्टी देने में कोई आनाकानी नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि थोड़ी सगाई अटेंड करेगी तो उस हादसे को दिमाग से जल्दी निकाल पाएंगी। जैसे कि सभी रूममेट ने एक ओला बुक किया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इधर एयरपोर्ट पर काशी को छोड़कर रूही, रूसा, अर्श और अन्य हॉस्टलर गर्ल का वेट कर रहे थे। काशी को अपने ग्रुप वालों का उन हॉस्टलर का इतनी शिद्दत से वेट करना नहीं देखा जा रहा था। उसे एक इनसिक्योरिटी सी फील हो रहा था कि कहीं इनके कारण उसका ग्रुप बिखर न जाए। वो बस अपने ग्रुप में किसी बाहर वाले को एंटर देना नहीं चाहती थी, और ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है, कभी कभी हमें अपनी चीज किसी और के आने से छीनने का डर बैठ जाता है। मानू के मन में अने के लिए जो गलतफहमी उसने पैदा करवाई है, अगर ये अने को पता चले तो कहीं वह अपने दोस्त से दूर न हो जाए, क्योंकि उसे अब ये लग रहा था कि रूसा और रूही उसे सच बता न दे। खैर, जैसे ही उन सब हॉस्टलर गर्ल दिखाई दिए सबके चेहरे खिल से गए। आज अंजी भी अर्श को देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। चले, काशी ने कहा। वह नहीं चाहती थी कि किसी के बीच कोई बात हो, इसलिए उसने उन लोगों के कुछ बोलने से पहले ही कहा। रूही और रूसा खुश होकर मानू और अंजी के पास आ गई। उसके साथ उसके बाकी रूममेट्स भी थे। सब बिना कुछ बोले अंदर चले गए। इधर अंबू गेस्ट रूम में बैठा था। अंबू के सवाल पर जैसी ने हाँ में अपना सर हिला दिया था। अब बेटा अंबू, हम तो चाहते थे कि तुम अपनी दिल की रानी को सीधे यहाँ आकर प्रपोज कर दो, लेकिन तुम तो बैल बुद्धि निकले। बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए तो सीधा डेट के लिए पूछ लेते हो, पर जब अपनी सच्ची वाली मोहब्बत से बात करना हो तो जैसे दही ही जमा के बैठ जाते हो। सीधे आई लव यू बोलने की जगह ये पूछ रहे हो कि वो इस सगाई से खुश है कि नहीं। वाह भाई, मानना पड़ेगा तुम्हें, कौन सी बहन अपने भैया की सगाई से खुश नहीं होगी, और तब जब उसके भैया का कनेक्शन उसने ही करवाया हो। जैसी ने हाँ कहा था तो अम्मू ये सोचकर परेशान हुए बैठा था कि अब जैसी इस शादी से खुश है तो उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि वो तो शादी नहीं करना चाहता था ना। लेकिन ये दिल है बाबू, और अम्बू का दिल भी बहुत बेचैन सा हो उठा था। एक पल को वह ये सोचता कि जैसी को अपनी फीलिंग्स बता ही देता हूँ, फिर ये सोचता कि अगर उसके दिल में अपने होने वाले हस्बैंड के लिए फीलिंग आ गई हो तो। खैर, जितने उसने गणित लगाने थे लगाए, और जब कुछ समझ ना आया तो बेड पर जाकर उल्टा लेट गया।
अम्बू गहरी नींद में सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन वह सोच-सोच कर इतना थक चुका था कि उसे कुछ होश नहीं था। दरवाजे के बाहर जैसी थी वह दरवाजा खटखटाकर वह थक गई, तो वह दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उसने जब अम्बू को बच्चों की तरह सोया हुआ देखा तो उसकी हंसी निकल गई। उसके आधे हाथ और पैर बेड के नीचे थे। जैसी को हंसता देख जैसी के भैया जो कि दरवाजे पर थे उसे पीछे से देखने लगे और बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। कैसे सो रहा है बच्चों जैसे, उसने अपने मन में कहा और उसने अपने हाथों में पकड़ी चाय की ट्रे नीचे रख दी और उसके पास बैठकर उसके मासूम से सोते हुए चेहरे को देखने लगी। उसने अपने हाथ बढ़ाकर अम्बू के गालों को छूना चाहा, पर कुछ सोचकर रुक गई और झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस करके जल्दी से खड़ी हो गई। शायद उसने ये पहली बार किसी को इस प्रकार किस किया था। तुम यहाँ पहले से आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, और तुम्हारा मुझसे ये पूछना कि मैं सगाई से खुश हूँ या नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भला मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी इससे, वह अपने मन में सोचने लगी। काफी देर तक वह अम्बू को निहारते बैठी रही। उसकी नजरें अम्बू के सुंदर से चेहरे को एब्जॉर्ब करने लगी। कोई लड़की कैसे तुम पर फिदा न हो अंबर, आखिर तुम हो ही इतने हैंडसम, हर लड़की का ख्वाब हो तुम, और मेरा भी। जैसी ने अम्बू के करीब जाकर कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और अम्बू के साथ अपनी पिक्चर लेने लगी। रात का समय A5 भी जैसी के घर पर पहुंच गए। जैसी सबको अंदर लेकर आई और लड़कों को उनका कमरा बताकर लड़कियों को उनके रूम तक ले जाने लगी कि सबकी नजर अम्बू पर गई, जो कि रूम से बाहर आ रहा था। अम्बू को यहाँ देखकर सब शॉक हो गए। वही हाल अम्बू का भी था। खैर, नीचे जैसी की फैमिली थी तो किसी ने भी अम्बू से कुछ नहीं कहा। जैसी लड़कियों को अपने रूम के बगल वाले रूम में ले गई और लड़कों को उस रूम में जहां पर अम्बू पहले से था उसे जाने को कहा। मानो अने और अंजी अर्श की आंख मिचौली पूरे सफर चली थी, फिर भी उसका मन नहीं भरा था। यहाँ भी अने और अर्श अपनी अपनी वाली को तारने में लगे थे, जब तक कि जैसी उन दोनों को लेकर उसके रूम में नहीं गई। उन दोनों लड़कों की नजर उन लड़कियों पर ही थी। अम्बू उन सबको बहाना बनाकर निकलना चाहता था, मगर जैसी ने उसे अने और अर्श को उसके रूम में ले जाने को कहा तो वह चुपचाप दोनों को उस रूम तक लेकर आई जहां वो पहले से ही रुका हुआ था। यार, ये तो कमाल हो गया, अने ने दरवाजे के पास आते ही कहा। क्या कमाल हो गया? अर्श भी नीचे से दोनों के बैग उठाते हुए बोला। अरे, कोई तो कहीं बाहर जाने का बोल गया था, लेकिन लगता है उसकी गाड़ी गलती से यहाँ पर आ गया। अने ने अर्श को आंख मारते हुए रूम के अंदर आकर कहा। हाँ ब्रो, बात तो सही कही तूने। अर्श ने भी अम्बू को देखकर थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यही काम था तो मुझे सगाई वाली बात याद आ गई तो मैं यहाँ आ गया। अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए अम्बू ने अपनी सफाई देते हुए कहा। ओह रियली, अनी ने अम्बू से कहा। हाँ हाँ, और क्या वजह होगी? अम्बू इधर उधर देखकर बोलने लगा। अनी ने एक इशारा अर्श की तरफ किया। अर्श उसका इशारा समझ गया। उसने दरवाजा बंद किया और अने के पास आकर खड़े हो गया। अने ने फिर इशारा किया तो अर्श ने बेड के करीब जाकर एक तकिया उठाया और अम्बू को मारने लगा। अरे यार, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, अम्बू दौड़ते हुए बोला, तो अने उसके शर्ट को अपने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। क्यों क्यों छोड़े तुझे? एक तो झूठ बोलकर यहाँ आ गया और दूसरी ये कि आने के बाद भी झूठ बोल रहा है। बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या हम दोनों, जो तू कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे? कहते हुए अने ने उसे बेड में ढकेल दिया और फिर से अर्श की ओर इशारा किया। उसने फिर से तकिए से उसे मारना शुरू किया। अब सच बता, पसंद करता है न उसे? अने ने अम्बू से पूछा। अम्बू ये सुनकर चौंकते हुए, कौन, किसे, किसकी बात कर रहे हो, कहते हुए वह हकलाने लगा। ब्रो, ये ऐसे नहीं बताएगा, एक काम कर, इसे उल्टा उठा। अर्श ने अने को देखकर कहा। नाइस आइडिया, अने ने कहा। तो अम्बू उनसे छूटने की कोशिश करने लगा। यार छोड़ो मुझे, हाँ पसंद करता हूँ उसे, और उसकी सगाई की बात सुनकर डर गया था, इसलिए यहाँ चला आया, अम्बू ने कहा। ये सुनकर अने और अर्श की आंखें बड़ी हो गई। दोनों ने पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर अम्बू को उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कहने का इशारा किया और चुप हो गए, क्योंकि उसे पता था
कि सगाई जैसी की नहीं, जैसे कि भाई की है। और हाँ, सिर्फ मैं ही क्यों, मुझे पता है तुम दोनों भी मानू और अंजी को पसंद करते हो। क्यों, सच कहा ना मैंने। अंबू ने अपना सच तो बताया, साथ ही उन दोनों की भी पोल खोल दी। अब झेपने की बारी अनय और अर्श की थी। वो दोनों इधर उधर देखते हुए उसे छोड़कर अपना पलड़ा झाड़ने लगे। वो मुझे वॉशरूम जाना है, अनय ने कहा। मुझे भी कपड़े चेंज करना है, तो मैं भी आ जाता हूँ, अर्श ने कहा और अपने कपड़े पकड़ने लगा। तो अनय ने उन दोनों को ऐसे देखकर अंबू ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बेड पर ही हंसते हंसते लोटपोट होने लगा। अब अनय और अर्श दोनों उसे देखने लगे, एक दूसरे को इशारा कर उसके साथ ही बेड पर लेट गए। कुछ देर तक अंबू अकेला हंसता रहा, फिर अनय और अर्श को देखने लगा। उसके देखते ही तीनों फिर से एक दूसरे को देखकर हंसने लगा। तो कब प्रपोज कर रहा है, अर्श ने अचानक से अंबू से सीरियस होकर पूछा। ये सुनकर अंबू एकदम से चुप हो गया। मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकता, मेरा तो तुम दोनों का पता है ना, मुझे शादी में बिलीव नहीं है, एक सैड टोन में अंबू ने कहा और फिर उठकर बैठ गया। दोनों उसकी बात सुनकर चौंक गए। क्या मतलब कि बिलीव नहीं है तुझे? देख, तेरा भाई हूं मैं और मुझे मेरी भाभी के रूप में जैसी ही चाहिए, एक टुक में अर्श ने अंबू पर गुस्सा होते हुए कहा। अंबू उसे देखने लगा। ऐसे मत देख, दिखता है तेरे आंखों में उसके लिए प्यार, हम बड़ी ऐसे ही नहीं है। भले हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, पर एक दूसरे की तकलीफ हो या खुशी, सब हम आंखों से ही समझ जाते हैं। और जैसे तुझे पता चल गया हम दोनों की फीलिंग्स के बारे में, वैसे हमें भी पता चल गया था तेरी फीलिंग्स के बारे में। तू इतनी गर्लफ्रेंड्स लेकर घूमता है, लेकिन जब तू जैसी के पास होता है तो तेरे चेहरे पर अलग चमक होती है, वैसे भी जैसे हम दोनों की होती है अपनी अपनी वाली के पास होकर। इस बार अनय ने कहा, यार मुझे सच में शादी के नाम से डर लगता है। जब भी अपनी मम्मी पापा को देखता हूँ एक डर लगता है, कहीं मेरी भी जिंदगी उसके जैसे ना हो जाए। अंबू ने बेड से उठकर खिड़की के पास जाते हुए कहा। उसे बाहर लड़कियों के साथ बात करती जैसी दिखी तो उस पर नजरें ठहर गई। ओह अंबू द हैंडसम हंक, बेवकूफी वाली बात मत कर। तू यहाँ पर बस निगेटिव साइड देख रहा है। तूने मेरे माँ पापा को नहीं देखा क्या? उसके बीच का प्यार नहीं दिखा तुझे? तो इसको देखकर शादी की पॉजिटिव साइड भी देखना। अर्श ने अंबू के पास जाकर उसे गुस्से से अपने साइड करते हुए कहा। अर्श अनय ने उसे रुकने को कहा और उन दोनों के पास आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी नजर वहां पर सभी लड़की के साथ हंसते खिलखिलाते मानो पर गई तो 2 मिनट तक उसे निहारने लगा। उसके बाद उसे देखते हुए बोला, जितनी आसानी से तू ये बोल रहा है कि तू शादी नहीं करना चाहता, ये बता क्या उसके बिना जी पाएगा? अनय ने कहा। अंबू ये सुनकर अनय को देखने लगा। मुझे नहीं लगता कि तू उसके बिना जी पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है अपने प्यार के बिना जीना। क्योंकि कल की ही बात देख, कल बस एक दिन की मुझे और अर्श को वो दोनों नहीं दिखी तो हमारी हालत पागलों की जैसी हो गई थी। क्या करे और क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तू भी तो जब से जैसी यहाँ आई है तब से बेचैन हो गया था। तेरी भी हालत हम दोनों से छिपी नहीं थी। और देख, जब कुछ दिनों में तेरी हालत बिगड़ गई उसकी सगाई की खबर सुनकर, तू खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया, तो कल वो जब किसी और से शादी कर लेगी तो तू क्या करेगा? अनय ने अंबू से कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर अंबू के चेहरे को देखते हुए खड़ा हो गया। ये सुनकर वहां पर अनय और अंबू के बीच एक खामोशी सी छा गई। अंबू भी अब सोचने को मजबूर हो गया कि जैसी को किसी और के साथ इमेजिन कर उसकी हालत कैसे हो गई। वह पल पल मर रहा है, शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ गई उसकी किसी और से शादी की बात सुनकर। अर्श ने अंबू को सोच में गुम देखकर खुद में बुदबुदाते हुए कहा, सच में अंबू को ये एहसास तो हो गया था कि वह जैसी के बिना नहीं रह सकता और ना ही वह जैसी को किसी और के साथ देख सकता है। अबे अब क्या सोच रहा है? क्या उसकी सगाई है, बाद अपने दिल की बात उससे कहेगा। यहाँ आया तो है तो जाकर प्रपोज कर। वैसे भी तू जैसे हैंडसम हंक को वो मना नहीं करेगी, अनय ने अंबू को छेड़ते हुए कहा। लेकिन यार शाम को सगाई है उसकी और उसे ऐसे प्रपोज करना क्या सही होगा? अंबू ने उदासी से कहा। ये सुनकर अर्श सैड होकर वहीं पर पाल्टी मारकर बैठ गया और साथ ही अनय भी, और सोचने वाले अंदाज में अपने गालों पर हाथ रख लिया।
अम्बू उन दोनों को ऐसे देखकर चुपचाप ऐसे ही खड़े रहा जैसे उसे अब कोई रास्ता ही नजर न आ रहा हो। एक काम करते हैं, अभी बाहर जाकर अंकल आंटी से बात करते हैं कि ये सगाई रोक दे, अर्श ने कहा और खड़े होकर बाहर जाने लगा। अम्बू, नहीं नहीं मेरे भाई, मरवाएगा क्या? अगर ऐसा किया तो वो जैसी मेरा कचूमर बना देंगी कि कॉलेज में तो उसे भाव तक नहीं देता और यहाँ आकर सीधे उसके मम्मी पापा से उसकी सगाई रोकने को कह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं उसे प्रपोज करता हूँ, फिर उसकी मम्मी पापा से बात करूंगा। अम्बू हड़बड़ा सा गया। तो कब करेगा? देख, आज ही उसे अपनी फीलिंग्स बता दे, क्योंकि यदि उसकी सगाई हो गई तो पता नहीं फिर कभी तुझे उसे बात करने तक का मौका मिले या न मिले। अनय और अर्श ने एक साथ कहा और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मन ही मन उन्हें हंसी भी आ रही थी। अम्बू को कैसे वो जैसी की झूठी सगाई वाली को लेकर बेवकूफ बना रहे हैं। अम्बू को उसको ऐसे देखकर दाल में कुछ काला नजर आया, पर कहाँ कुछ नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी बात सही थी। इसलिए वह जल्दी से वॉशरूम में गया और उसके जाने के बाद दोनों हंसने लगे। इसका तो जुगाड़ हो गया, अब हम दोनों क्या करें? अनय ने वापस खिड़की के बाहर नजरें दौड़ाकर कहा, हम भी आज ही उन्हें प्रपोज कर देते हैं। अर्श ने खोए हुए से कहा। ये सुनकर अनय उसे देखने लगा। मजाक कर रहा है? वो दोनों जैसी के जैसे नहीं है। मानू का तो ठीक है, पर मेरी वाली, वो तो हर वक्त खुन्नस लिए रहती है। पंचर पंचर कहकर मुझे पूरा पंचर ही कर डालेगी यदि मैंने उससे कुछ कहा तो। खोए हुए से अर्श ने कहा, तेरी वाली कम से कम लड़ने के बहाने तुझसे बात तो करती है। मेरी वाली तो पता नहीं मुझे हर वक्त शिकायती नजरों से देखती रहती है। पता नहीं क्या शिकायत है उसे मुझसे। अनय अपने मन में कहा, दिल तो मेरा भी कर रहा है अभी के अभी उससे अपने प्यार का इजहार कर दूं, पर अनायास अहूजा हूं मैं। पहली बार अपने प्यार को प्रपोज करूंगा, ऐसे ही थोड़े न करूंगा। कहते हुए अनय कुछ सोचने लगा और मुस्कुराने लगा। उसने निशांशु को पहले से ही इसके लिए बोल रखा था। रात का समय, रात के खाने के बाद सब जैसी की फैमिली के साथ मस्ती मजाक करने लगे। अम्बू ने रात में जैसी को अपनी फीलिंग्स बताने की सोची थी, इसलिए वह जल्दी से अपने रूम में आ गया। उसके पास आइडिया तो बहुत था प्रपोज करने का, और पहली बार वह उस लड़की को प्रपोज करने वाला था जिसे वह सच्चे दिल से प्यार करता है। तो वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कहे, पर यदि वह आज नहीं कह पाएगा तो फिर कभी नहीं कह पाएगा। ये सोचकर वह जैसी के कमरे की ओर बढ़ गया। हाँ वासुल, मैं अभी अभी बाहर आया, अनय फोन पर बात करते हुए कहा। वह बाहर गार्डन की ओर जाने लगा कि उसे मानो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में पट्टी बांधे दिखी। शायद सभी सहेलियां साथ में खेल रही थी। अनय के कदम उसे देखकर अपने आप उसकी तरफ बढ़ से गए। मानू ने अनय को पकड़ लिया, लेकिन उसके करीब जाने से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे शक हो गया कि शायद ये अनय है। वह उससे दूर हटने को हुई कि अनय ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया। मानू जमसी गई और अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वहीं वहां पर जितने भी लोग थे वो सब हक्के बक्के रह से गए। इसी के साथ एक फोटो खींचने की फ्लैश लाइट उन दोनों पर पड़ी, और जब अनय ने जिधर से लाइट आई थी उधर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आगे की कहानी आप लोग को सुननी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोग का।